नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कल रात भर पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामा चला। जनरल मुनीर ने पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सारी रात मूर्ख बनाया। कल रात इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराया जाना था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन मुनीर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जूते की नोक पर रख दिया। कोर्ट ने जिस अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा था, वहां पर मुनीर ने फौज तैनात कर दी और इमरान खान को पहुंचा दिया किसी दूसरे अस्पताल में। पाकिस्तानियों को आज सुबह समझ आया कि उनके साथ क्या तमाशा हुआ है। कल रात क्या क्या हुआ, इमरान के साथ आगे क्या होगा, सब कुछ देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। आधी रात को इमरान की एक आंख बंद। आधी रात को इमरान पर टॉर्चर। इमरान कल भी जेल में थे, आज भी जेल में है। गुरुवार की आधी रात इमरान खान अडियाला जेल से बाहर निकले, एक अस्पताल में पहुंचे और शुक्रवार की सुबह होने से पहले वापस अडियाला जेल पहुंचा दिए गए। असल में हुआ क्या इमरान की रिहाई की डील ऐन मौके पर कैंसिल हो गई? क्या कोई डील हुई ही नहीं थी? क्या इमरान के लिए जनरल मुनीर का प्लान कुछ और है? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब ना इमरान खान के समर्थकों को पता है ना पाकिस्तानियों को। जो पता है और जो समझ आया वो बस इतना कि पाकिस्तान का असल बॉस जनरल मुनीर ही है और पाकिस्तान में एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बगैर खड़क नहीं सकता। चाहे 25 करोड़ पाकिस्तानी चीखें चिल्लाएं, चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल ठीक यही हुआ। गुरुवार आधी रात को जब अडियाला जेल से गाड़ियों का काफिला निकला तो इमरान समर्थक खुशी में झूमने लगे। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इमरान को इस्लामाबाद के निजी अस्पताल शिफा इंटरनेशनल पहुंचाया जाए। मुनीर ने इमरान को शिफा की बजाय सरकारी अस्पताल पिम्स पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इमरान को अस्पताल में शिफ्ट करके उनका इलाज हो, लेकिन मुनीर 4 घंटे तमाशा करके इमरान को वापस जेल ले आया। इमरान की बहन उज़मा को इमरान के साथ अस्पताल में रहने की इजाजत थी, इसलिए उन्हें भी अलग गाड़ी से पुलिस लेकर आई थी, लेकिन उनकी सारी खुशी धरी की धरी रह गई जब पुलिस की गाड़ी इमरान को 4 घंटे बाद वापस अडियाला जेल लेकर निकल गई। मुनीर ने अडियाला जेल से 2 काफिले निकलवाए। एक काफिला शिफा इंटरनेशनल अस्पताल गया और दूसरा काफिला पिम्स अस्पताल गया। इसी काफिले में इमरान खान और उनकी बहन उज़मा थी। शिफा के बाहर सिक्योरिटी का पूरा तामझाम था, लेकिन पिम्स में सिक्योरिटी की बजाय सिर्फ ISI के लोग थे और पूरे अस्पताल में अंधेरा किया हुआ था। शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी का तामझाम बिठाकर मीडिया को वहां से दूर करके मुनीर ने ये माहौल बना दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवा रहा है। गाड़ियों के काफिले को दूर से यहां पहुंचता देखकर इमरान समर्थक मान बैठे कि इमरान अस्पताल पहुंच गए। इमरान खान के डॉक्टर भी 4 घंटे तक शिफा अस्पताल में बैठे इंतजार करते रहे। असलियत का पता उनको तब चला जब वो वापस अडियाला जेल गए। रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इमरान खान करीब 4 घंटे जेल के बाहर रहे। इस दौरान वो 10 महीनों में पहली बार अपनी बहन से मिले। बहन से थोड़ी देर की मुलाकात में वो बार बार यही कहते रहे कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें पूरी तरह अकेला रखकर मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। चंद घंटे पहले तक पाकिस्तान में यही चर्चा थी कि इमरान और जनरल मुनीर के बीच डील हो गई। इमरान अब अस्पताल से वापस जेल नहीं जाएंगे। उनकी पार्टी के लोग तो ये भी कहने लगे थे कि अब इमरान फिर से PM हाउस भी जा सकते हैं, लेकिन सुबह होते होते पूरी कहानी ही पलट गई। गुरुवार आधी रात को हुए तमाशे के बाद से पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। फोटो AI जनरेटेड है, लेकिन पाकिस्तान की सच्चाई बयां कर रही है, जहां कानून और सबसे बड़ी अदालत भी फौजी बूट तले दबे हुए हैं। इमरान खान ने इसी फौजी बूट के खिलाफ बगावत की थी। वो इस मुगालते में थे कि अवाम की ताकत के बल पर जीत जाएंगे, लेकिन मुनीर की फौज ने उनका और अवाम दोनों का
भ्रम दूर कर दिया। गुरुवार रात जो हुआ उससे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अटकी सांसों को जरूर राहत मिली। पहले ये चर्चा थी कि शहबाज की पीएम की कुर्सी जा सकती है क्योंकि मुनीर ने इमरान से डील कर ली है। फिलहाल तो ये होता दिखाई नहीं दे रहा। कल तक जो शहबाज शरीफ इमरान को बातचीत का ऑफर दे रहे थे, 12 घंटे बाद ही उनकी हालत का मजाक उड़ाने लगे हैं। सबसे ज्यादा राहत नवाज शरीफ की शहजादी मरियम को मिली है। डील वाली अटकलों से पाकिस्तानी पंजाब में उनका तख्तो ताज दांव पर लग गया था। 2 दिन से वो बिल्कुल खामोश थीं, लेकिन अब फिर से अपनी सरकार की काबिलियत का ढोल बजाने लगी हैं। इमरान खान के समर्थक तो सदमे की हालत में हैं। उन्हें लग रहा था कि जश्न का वक्त आ गया, लेकिन मुनीर की एक चाल ने इन सब के चेहरों का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान में फौज से आगे न कभी कोई जा पाया था, न लगता है कि कभी जा पाएगा। मुनीर ने नए कानून के जरिए अपनी ताकत और बढ़ा ली है। जब इमरान जैसों की कोई बिसात नहीं रह गई तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों का फौजी बूटों तले कुचला जाना ही भाग्य बन गया है। और अब बात एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे पर सस्पेंस बढ़ गया है। तारिक रहमान को 21 से 25 अगस्त के बीच भारत की बायलैटरल विजिट पर आना था। इसके बाद तारिक रहमान अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने फिर भारत आने को राजी हो गए थे। बात हो चुकी थी। भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी का यह पैगाम भी दे दिया था कि उनका दिल्ली आने पर यादगार स्वागत होगा। लेकिन 2-3 दिनों में ना जाने ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश ने तारिक रहमान के दौरे के लिए भारत के सामने नई शर्त रख दी। दौरे पर सस्पेंस की वजह से गंगा वाटर ट्रीटी के भविष्य पर भी सवाल या निशान लग गया है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, एक और तारीख बीत गई। भारत ने पूरी तैयारी कर ली थी, स्वागत का पूरा इंतजाम हो गया था, समझौता का एजेंडा भी रेडी था। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने गच्चा दे दिया। हामी भरकर भी वो भारत के द्विपक्षीय दौरे पर नहीं आए। असल में पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान 21 से 25 अगस्त के बीच भारत की बायलैटरल विजिट पर आ सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच एनर्जी कोऑपरेशन और वाटर शेयरिंग से जुड़े अहम समझौते होने थे। खबरें तो ऐसी आई थी कि इस द्विपक्षीय दौरे के बाद तारिक रहमान अगले महीने 12-13 दिसंबर ब्रिक्स समिट में भी शामिल होने को तैयार हो गए हैं। 2 बार उनको निमंत्रण भी जा चुका है, एक तो द्विपक्षीय वार्ता के लिए और एक ये ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में भी। ये जो बिम्स्टेक देश हैं, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के, जिसके अध्यक्ष अभी बांग्लादेश है, तो उसमें भी आउटरीच एक शिखर सम्मेलन के साथ होती है, तो उसमें भी उनको बुलाया गया है। अभी तक जो हम तारीख सुन रहे थे कि 20 या 25 अगस्त के बीच में द्विपक्षीय वार्ता में वो आएंगे, फिर बाद में शिखर सम्मेलन में सितंबर में अगले महीने फिर आएंगे। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने तो ढाका में ये तक ऐलान कर दिया था कि जब तारिक रहमान भारत के दौरे पर आएंगे तो उनका ऐसा खैर मकदम होगा कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इसकी गारंटी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। I fully understand there are issues, but these issues can definitely be sorted out once the Honorable Prime Minister of Bangladesh, who again I say People's Prime Minister, and our Prime Minister Narendra Modi, who is also People's Prime Minister, I have just no doubt. After meeting the Prime Minister here, I went straight to Delhi, and I had a great meeting with our Prime Minister. He just mentioned one thing: we need to meet, and you can tell them on my behalf that you have the Prime Minister of India's assurance that when the Honorable Prime Minister of Bangladesh visits India, he will have such an honorable reception as he deserves, as any such Prime Minister would deserve, and it would be a memorable visit, which would be remembered, and ultimately the benefit will go to people.
मगर तय तारीख बीत गई और ना ही तारिक रहमान को भारत आना था, ना वो दिल्ली आए। बाइलैटरल विजिट की तो बात छोड़िए, बांग्लादेश ने अब तक ये भी कंफर्म नहीं किया है कि तारिक रहमान अगले महीने दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए भारत आएंगे या नहीं। जब सवाल भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया तो जवाब ये आया। Rishi, first your question regarding the visit of the Prime Minister of Bangladesh on this particular matter. When I have an update, I will surely share with you. वहीं बांग्लादेश के फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता AKM शाहिदुल करीम ने अपने वजीरे आजम के भारत दौरे के लिए शर्तों की लंबी चौड़ी फहरिस्त भी पेश कर दी। Bangladesh and India have been in touch with each other for several weeks on the possibility of a bilateral visit by Honorable Prime Minister Mr. Tariq Rahman to India. However, this process was vitiated by the open press interaction in New Delhi on 5th of August by Sheikh Hasina, who has been convicted by the International Crimes Tribunal for committing crimes against humanity. We have made our position clear on this matter. We are of the view that a propitious environment needs to be created for this visit. To this end, we have requested the Indian authorities to expeditiously act on our request to extradite Sheikh Hasina and other fugitive criminals and to hand over Bangladesh the accused killers of Shahid Sharif Usman Hadi in compliance with our bilateral extradition treaty. We are awaiting their response. अपने प्रधानमंत्री के दौरे के लिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण का पेंच लगाकर बांग्लादेश ने जता दिया है कि तारिक रहमान अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत के साथ रिश्तों को दांव पर लगाने को तैयार हैं। असल में बांग्लादेश की सरकार तब से बौखलाई हुई है जब से शेख हसीना ने अपनी सरकार के तख्ता पलट के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शेख हसीना का मकसद तो बांग्लादेश में हो रहे सियासी अत्याचार, कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बढ़ते प्रभाव और अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हो रहे जुल्म को उजागर करना था। लेकिन जब शेख हसीना ने दिल्ली में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की पोल खोल दी तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके समर्थक बौखला गए। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री तारिक रहमान के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। तारिक रहमान पर देश हित से समझौता करने का आरोप लगाने लगे और तारिक रहमान कट्टरपंथियों के आगे झुक गए। भारत के सामने शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट पेश कर दी। जानकारों का मानना है कि 2 साल पहले शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति की चौपट पर भारत को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में इस साल फरवरी में सत्ता में आने के बाद से ही तारिक रहमान प्रेशर में है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी उनके ऊपर भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने का दबाव डाल रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी तारिक रहमान सरकार से कह रहे हैं कि वो शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण पर अड़ी रहे। शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के नेता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को भारत से वापस लाने की मांग भी कर रहे हैं। इस साल भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा वाटर ट्रीटी भी लैप्स होने वाली है। बांग्लादेश अब इसी ट्रीटी को नए सिरे से नेगोशिएट करना चाहता है और भारत से गंगा के पानी को लेकर गारंटी चाहता है। सत्ता चलाने का पहले कोई तजुर्बा ना होने की वजह से भारी मैंडेट हासिल करने के बावजूद तारिक रहमान कट्टरपंथियों के एंटी इंडिया एजेंडे के आगे झुकते जा रहे हैं। शपथ लेने के तुरंत बाद तारिक रहमान ने भारत से अच्छे रिश्तों की ख्वाहिश जताई थी, मगर जैसे जैसे दिन बीतते गए कट्टरपंथी उनकी सरकार पर हावी होते गए। मोटे तौर पे भारत के पड़ोसी देशों में जब भी चुनाव होकर नए राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं तो ऐसी अपेक्षा होती है कि वो पहली विदेश यात्रा भारत की करेंगे और ऐसा अक्सर होता भी है। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही रहा है इतिहास में। पर जिस तरह से माहौल आप देखें अगस्त 2024 से बदला और भारत ने वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहने दिया तो उसके चलते जाहिर है कि बहुत आक्रोश भारत के प्रति बना बांग्लादेश में और जमात इस्लामी ने या नेशनल सिटीजन पार्टी ने उसको खूब उछाला। फिर जब सरकार बनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी की
तारिक रहमान बने प्रधानमंत्री, तो उम्मीद हुई कि अब शायद एक चुनी हुई सरकार आई है तो रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। उन्होंने शुरू में अपने भाषणों में कहा भी कि वो लोगों को सामने रखकर उनके हित में सारे निर्णय लेंगे और विदेश नीति में लगातार संतुलन बनाकर आगे बढ़ेंगे, तो उससे और उम्मीद बनी कि शायद रिश्ते जल्द सुधर जाएंगे। और इसीलिए उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में भारत ने लोकसभा के अध्यक्ष को भेजा और फिर बाद में हाई कमिश्नर को भी नियुक्त किया हमने। जब भारत की बार बार की दोस्ती की पहल पर तारिक रहमान ने बेरुखी जताई, तो अब भारत की तरफ से भी बांग्लादेश के प्रति कड़ा रुख अपनाने का दबाव बढ़ने लगा है। अब तक भारत में बांग्लादेश से संबंधों को लेकर जो नरमी का रुख था, वो इमोशंस बदल रहे हैं। अब खुलकर बांग्लादेश का दाना पानी बंद करने की मांग उठ रही है। बांग्लादेश के साथ गंगा वाटर ट्रीटी रद्द करने की डिमांड हो रही है और ये मांग खुद नरेंद्र मोदी के अलायंस पार्टनर उठा रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा का कहना है कि बांग्लादेश के साथ 1996 में हुई गंगा वाटर ट्रीटी से दोहरा नुकसान हो रहा है। बाढ़ का प्रकोप है इतना बड़ा, हर एक साल बिहार का लॉस होता है बाढ़ के वजह से, और उसका एक मेन कारण फरक्का बैराज है। सेकंड जो है इस ट्रीटी में था कि हम लीन फेज में, जब बारिश का मौसम नहीं है, 1500 क्यूमेक पानी जो है वो हम देंगे बांग्लादेश को। अब वो पानी जो है जब बिहार में बक्सर में लीन फेज में गंगा इन करता है तो सिर्फ 400 क्यूमेक पानी रहता है। मतलब रेस्ट पानी बिहार का जो अपना इंटरनल रिवर है वो पानी देना पड़ता है, लगभग 73% है। जब ये ट्रीटी हुआ था उस समय बिहार का की जनसंख्या थी 7.5-7.5 करोड़। अभी जो बिहार है, उस समय बिहार झारखंड एक था, लेकिन अभी जो बिहार है उसकी जनसंख्या ये थी, और आज ऑलमोस्ट डबल हो गया बिहार का जनसंख्या, और उसका टर्म खत्म दिसंबर में हो रहा है अभी। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि बिहार के में अभी इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ है, इंडस्ट्री के लिए, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पीने के पानी के लिए, इस चीज़ को फैक्टरिंग करने के बाद इस ट्रीटी को रिन्यू नहीं होना चाहिए, ये हम लोग को बिहार का मानना है। भारत ने 1975 में गंगा नदी पर फरक्का बैराज बनाया था। इसके बाद पहले 1977 में और फिर 1996 में गंगा नदी के पानी के बंटवारे का समझौता किया था। उस समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच लीन पीरियड यानी जनवरी से मई के बीच गंगा के पानी के बंटवारे का फार्मूला तय हुआ था। यह एग्रीमेंट 11 मार्च से 10 मई के बीच दोनों देशों को 35,000 क्यूसेक पानी की गारंटी देता है। इसमें भारत को 47.68% और बांग्लादेश को 50% पानी देने का प्रावधान है। अगर फरक्का बैराज पर 70,000 क्यूसेक से कम पानी होगा तो दोनों देश आधा आधा पानी बांटेंगे। अगर बैराज पर 70 से 75,000 क्यूसेक पानी है तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। बाकी भारत को 75,000 क्यूसेक से अधिक पानी है तो भारत को 40,000 क्यूसेक मिलेगा। बाकी पानी बांग्लादेश को मिलेगा। पानी के बंटवारे का फैसला फरक्का बैराज और बांग्लादेश के हार्डिंग ब्रिज पर पानी के स्तर से होता है। संजय झा ने मांग की है कि भारत बांग्लादेश के साथ ये समझौता खत्म करके नया एग्रीमेंट करे, ऐसा एग्रीमेंट जिससे भारत में किसी को नुकसान ना हो। कि पानी है ही नहीं तो आप बांग्लादेश को दे कहां से रहे हैं पानी? ठीक है, हम बिहार के लोग पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पानी हमारा जो बचा हुआ है, लेकिन भविष्य में हमको खेती करना होगा, शहर बसाना होगा, इंडस्ट्री लगाना होगा, बिजली घर चलाना होगा, तो पानी खत्म हो जाएगा। तो किस आधार पे आप ये बांग्लादेश को पानी दे रहे हैं? और कहा जाता राइपेनियन स्टेट, जो जो नदी के किनारे राज्य हैं सबकी हिस्सेदारी है उसमें होनी चाहिए, तो यूपी दे नहीं रहा है, जो सबसे बड़ा हिस्सा गंगा का वहाँ पे पड़ता है। तो फिर गंगा का पानी में गंगा का है ही नहीं, पानी है कहाँ का? नेपाल से आई हुई नदियों का। तो नेपाल कल के दिन बांध बना ले, नेपाल अपना ऊर्जा उत्पादन करने लगे तो पानी आना इसे भी बंद हो जाएगा, तो फिर बांग्लादेश को पानी कैसे दे सकते हैं? तो ये पूर्णतः जो संधि है 30 साल पुरानी, इसको रद्द कर देना चाहिए। और जो पानी होगा वो जाएगा, एक्सेस पानी होगा जाएगा, लेकिन वो पानी का लेवल मेंटेन करना बिहार की जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए इस पूरे समझौते को रद्द करना चाहिए।
गंगा वाटर ट्रीटी के साथ साथ शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि तारिक रहमान पर खुद 2004 में शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। उनको देश छोड़कर जाना पड़ा था। हसीना के तख्ता पलट के बाद अदालत से तारिक रहमान बरी हो गए, देश लौट आए, चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बन गए। जब खुद तारिक रहमान अपने ऊपर लगे आरोपों को सियासी बताते हैं, तो फिर वो किस मुंह से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं? इसीलिए भारत ने दो टूक लफ्जों में कह दिया है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात तो बांग्लादेश भूल ही जाए। भारत अपने यहाँ पनाह लेने वालों के साथ ऐसा दगा नहीं करता। India desires positive, constructive and forward-looking relations with Bangladesh based on mutuality of interest and reciprocity. Our position on the press conference by the former Prime Minister needs no repetition. On the issue of extraditions, our consistent position has been, and you are well aware of that these requests are being examined as part of our established processes. भारत को आशंका है कि बांग्लादेश के इस रेडिकल टर्न से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अस्थिरता फैल सकती है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI फिर से वहां पर हाइपर एक्टिव हो रही है। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और जमात अल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों को फिर से बढ़ावा मिलने लगा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के अत्याचार भी बढ़ रहे हैं। भारत ने भी बांग्लादेश को बता दिया है कि अगर उसकी डिमांड्स की लिस्ट है, तो फिर भारत की भी बांग्लादेश की सरकार से कई अपेक्षाएं। There are issues. There is no doubt about it. And like I said, that if issues are not there, then it's not democracy, it's something other than democracy. Whatever the differences, and differences must happen, should happen in any vibrant democracy. Definitely there are concerns, and but this is a partnership of equals. भारत के इस रुख के उलट बांग्लादेश अभी भी अड़ा हुआ है। We reiterate that we will continue to pursue our Bangladesh First policy to promote friendly bilateral relations with other countries, including our neighbors, on the basis of sovereign equality, national dignity, non-interference in each other's internal affairs, and mutual benefit. बांग्लादेश बिजली से लेकर डीजल, पानी और चावल तक कई जरूरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। इसीलिए जानकारों को उम्मीद है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति के लिए भारत जैसे देश से पंगा नहीं लेंगे, जिसके साथ हजारों किलोमीटर लंबी सीमा है। आज राहुल गांधी 7 घंटे तक थाने में बैठे रहे, पैलेट गन के मुद्दे पर अड़े रहे। राहुल सुबह करीब 11:30 बजे संसद मार्ग थाने पहुंच गए थे और शाम 6:30 बजे तक सब काम छोड़कर वहीं डटे रहे। पूरे दिन थाने में क्या क्या हुआ, कौन कौन नेता थाने आए, FIR कराने के लिए राहुल ने किस पर दबाव डाला, FIR करने का ऑर्डर कहां से आया। राहुल आज पूरे दिन पैलेट करते रहे और बीजेपी वंदे मातरम करती रही। किसका पॉलिटिक्स हिट रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे। सुबह के 11:30 पर आज राहुल गांधी ने अचानक सबको चौंका दिया। देश की पूरी मीडिया और पूरी मोदी सरकार का फोकस राहुल गांधी बन गए। उसकी वजह थी साहिल लोचक। जंतर मंतर पर पैलेट गन से घायल होने का दावा करने वाले साहिल लोचक, उनकी मां ज्योति, पिता दीपक और उनकी लॉयर, इन सबके साथ राहुल गांधी कनॉट प्लेस थाने पहुंच गए। किसी को अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वो कनॉट प्लेस थाने के भीतर पहुंचे, ये बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिक्स की स्टाइल चेंज कर दी है। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूं। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए हमें। राहुल गांधी ने फिर से जंतर मंतर को चार्ज कर दिया। राहुल गांधी कनॉट प्लेस थाने में साहिल लोचक पर पैलेट गन से फायरिंग के मामले में FIR दर्ज कराने पहुंचे थे।
अचानक से राहुल गांधी के पहुंचने से कनॉट प्लेस थाने में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी कहने लगे एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस वालों ने कहा अभी बताते हैं। ये सुनने के बाद वो बाहर जाकर बैठ गए। फिर उन्हें अंदर बुलाया गया। बताया गया कि मामला कनॉट प्लेस थाने का नहीं है, आपको संसद मार्ग थाने जाना होगा जहां डीसीपी ऑफिस है, क्योंकि बात हमारे लेवल की नहीं, मामला पार्लियामेंट थाने का है, आपको वहीं जाना होगा। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। ठीक है, चलो वहां चलते हैं। लेट्स गो। ये सुनकर राहुल गांधी बाहर आए, लेकिन जैसे ही बाहर आए उनका गुस्सा एक बार फिर से कनॉट प्लेस थाने पर ही भड़क गया। राहुल जानना चाहते थे कि एफआईआर कराने का क्या प्रोसेस है, जबकि पुलिस वाले उनसे कहते रहे कि पहली कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस में लिखी गई है, इसीलिए जो भी होगा वहीं पर होगा। वो डीसीपी ऑफिस भेजा, डीसीपी ऑफिस भेजा। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा। डीसीपी ऑफिस हमने बोला पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर चाहिए, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। मैं क्यों बता रहा हूँ? चलो राहुल गांधी के साथ साथ कैमरे भी चल रहे थे, एक एक फ्रेम की रिकॉर्डिंग हो रही थी। कनॉट प्लेस थाने से निकलकर राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे, जहां डीसीपी सचिन शर्मा अपने दफ्तर में मौजूद थे और वहां पर ज्वाइंट सीपी नुपुर प्रसाद भी पहुंच गई थी। कुछ देर बाद अंदर ऑफिस में राहुल गांधी को बातचीत करने के लिए बुलाया गया। डीसीपी ऑफिस के भीतर सोफे पर पैलेट गन से पीड़ित होने का दावा करने वाले साहिल लोचब और उनकी लॉयर बैठी, और साहिल के बगल में राहुल गांधी बैठे और साहिल की मां ज्योति बैठी। कुछ देर बाद डीसीपी सचिन शर्मा और ज्वाइंट सीपी नुपुर प्रसाद उनके पास आए, जिनके सामने राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल साहिल लोचब को खड़ा कर दिया और साहिल को लगे पैलेट गन के छर्रे दिखाने लगे और पूछने लगे कि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन से मारा है, ये साफ साफ दिख रहा है, फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injury. Okay, very simple. You are not doing it. Sir, okay, let's do. I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is done. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. बातचीत के बाद राहुल गांधी बाहर आए और अपनी धरना पॉलिटिक्स का नया चैप्टर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर खोल दिया। ऐलान कर दिया कि जब तक साहिल लोचब पर पैलेट गन से हमले की एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वो यहां से नहीं उठेंगे। राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और दिल्ली पुलिस से लेकर पूरी मोदी सरकार को घेर लिया। एक सवाल, जब पैलेट गन से मारा तो एफआईआर क्यों नहीं किया? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका अब नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। वंदे मातरम पर घिर चुकी कांग्रेस ने साहिल लोचब के एफआईआर के मुद्दे को हाई पिच पर प्ले कर दिया। राहुल गांधी पूरी स्ट्रेटजी के साथ आए थे, वो जानते थे इस मुद्दे को जितना उठाएंगे जेन जी तक मैसेज पहुंचाएंगे।
इसी से समझ लीजिए कि इधर राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर धरने पर बैठ गए, उधर कांग्रेस की पूरी टीम ने जमीन से लेकर सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस पर कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी। धरने पर बैठे बैठे ही राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट से पहला फायर अमित शाह पर किया। इसके बाद कांग्रेस के एक्स हैंडल से मिनट मिनट पर अमित शाह पर अटैक शुरू हो गए। अमित शाह दोषियों को बचा नहीं सकते, अमित शाह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, न्याय तो लेकर रहेंगे। राहुल गांधी की धरने वाली फोटो लगाकर उन्हें न्याय योद्धा, अन्याय के खिलाफ जननायक कांग्रेस बताने लगी। द वॉइस ऑफ इंडिया जननायक जैसा इमेज पोर्ट्रे करने लगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने छर्रे चला दिए होंगे। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहां दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। इधर राहुल गांधी पूरे अटैक की हवा निकाल दी, कह दिया कि ये छात्रों के लिए नहीं बल्कि ये राहुल गांधी की राजनीतिक हताशा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है।
प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। पहले नड्डा है, उसके बाद बीजेपी राहुल का जवाब देने के लिए अपने मंत्रियों और नेताओं की भारी फौज उतार दी। राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी जैसे नेताओं ने इसे राहुल गांधी का ड्रामा बता दिया। सबने एक ही बात कही कि ये सब राहुल गांधी ने वंदे मातरम विवाद से ध्यान भटकाने के लिए किया। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं। इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं, स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें। बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहां फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। मिलिट्री के खिलाफ पहुंचे हैं, है ना? तो आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? ये वही व्यक्ति है जिसने देश की संसद में देश की आर्मी से प्रमाण मांगा है। ये वही व्यक्ति है जो देश की राजधानी में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे का समर्थन करते हैं। तो आज ये किसी पुलिस थाने में जाकर देश की पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? देश का हर वो संस्थान जो इस देश की रक्षा कर सकता है, आपको ये नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का उसके खिलाफ खड़ा मिलेगा। प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करना, पार्लियामेंट थाने में पहुंचना, पार्लियामेंट में डिबेट को लेकर उसके लिए तैयारी नहीं करना, राहुल गांधी का एक नया तेवर, नया कलेवर नजर आ रहा है। तेवर नहीं है, ये उनका संस्कार है। प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली कुछ नहीं करेंगे और देश के हर संस्थान के खिलाफ खड़े होंगे। ये कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका। किसी को बुर्बक ना बनाएं।